नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2100 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिन में छठी बार काशी पहुंचे। इससे अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि पूर्वांचल को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर दमखम लगा दिया है। बीजेपी इस कोशिश में है कि विकास योजनाओं के साथ पूर्वांचल विजय को दोहराया जाए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाई जाए। सिर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जैसी पगड़ी और बदन पर पशुपालक महिलाओं के हाथ से बनाई गई कच्छी कोटी पहनकर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे और सामने था जन सैलाब। वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण को बीजेपी किस कदर जीतने के लिए बेकरार है, उसकी बेकरारी इस तरह से समझिए कि पीएम मोदी 23 दिन के भीतर छठी बार और सिर्फ 10 दिन के भीतर दूसरी बार वाराणसी में थे। इस बार पीएम मोदी काशी के लिए 2100 करोड़ की सौगात लेकर पहुंचे थे। एशिया की सबसे बड़ी डेयरी में से एक बनास डेयरी की सौगात भी साथ लाए थे। पीएम मोदी ने यहां दुग्ध क्रांति की बात तो कही ही, लेकिन यूपी के चुनाव में गाय की एंट्री भी करा दी। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। गाय दूध तो देती है लेकिन वोट भी देती है, इसीलिए गाय को पूजने वाले और गाय को पालने वालों को पीएम मोदी ने लुभाने की पूरी कोशिश की। साथ में ये भी कि जब वो विकास की बात करते हैं तो विपक्षियों को तकलीफ होती है। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता। पीएम मोदी का सीधा निशाना समाजवादी पार्टी पर था। पीएम ने आरोप लगाया कि पहली की सरकारों में परिवारवाद और माफियावाद था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को डेयरी की सौगात दे रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके इसी सौगात पर तंज कस रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था, उसे अमल में लाने में भाजपा सरकार ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। कैंची जीवी बीजेपी इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से पूछे तो वो दूध जैसा ये सफेद सच बताएगी। यूपी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अब पूर्वांचलकरण और गहरा रहा है। बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी कॉरिडोर और अब 2100 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देकर पूर्वांचल को अपने हक में लेने की कवायद की है, क्योंकि पूर्वांचल में 156 सीटें आती हैं। अगर बीजेपी को यहां से फायदा हुआ तो बल्ले बल्ले, लेकिन विपक्षी भी हर दांव आजमा रहे हैं। चुनावी घमासान अभी और तेज होना तय है। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। काशी में विकास का नारा गूंज रहा है तो अयोध्या में आरोपों का आकाश रच गया है। जी हां, अयोध्या है कि अयोध्या में राम मंदिर के आसपास जमीन घोटाला हुआ है, ये आरोप है। आरोप ये भी है कि दलितों की जमीनों को अवैध ढंग से खरीदा गया, और तो और अयोध्या के पूर्व कमिश्नर और मेयर समेत कई ऑफिसर्स ने ये जमीनें औने पौने दाम पर खरीदी और महंगे दामों पर बेची। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और मुद्दा अयोध्या न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले राम मंदिर के नाम पर रण था, अब राम मंदिर के आसपास की जमीन के नाम पर महाभारत मची है, क्योंकि आरोप है कि राम मंदिर के आसपास की जमीनों में घोटाला हुआ है। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अवैध तरीके से आरएसएस और अयोध्या के रसूखदार लोगों ने दलितों की जमीनें हड़प ली। इससे स्पष्ट है कि 3 चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि 5 मिनट के भीतर करोड़ों के वारे न्यारे हुए। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी, उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर। प्रियंका की तरह ही आम आदमी पार्टी भी अयोध्या की जमीनों के कथित घोटाले पर सरकार को निशाना बना रही है। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है जो पूरी तरीके से अवैध है। और समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि राम के नाम पर भी बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। ये तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी कोई हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार में जब भगवान राम को भी नहीं इन्होंने बख्शा, जो चंदा इकट्ठा हुआ था,
ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट में चंदे का भी भ्रष्टाचार करने का काम किया, तो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या छोड़ेंगे। अब जब ये पूरी सियासत आपने सुन ली है तो ये जानना भी जरूरी है कि दरअसल जिन जमीनों पर महाभारत मची है उसका पूरा मसला है क्या। तो देखिए, ये जमीन का दस्तावेज है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ने 1990 से लेकर 1996 के बीच अयोध्या के बरहटा, मांझा और आसपास के इलाके में बड़े पैमानों पर दलितों की जमीनें खरीदी। कानून के मुताबिक गैर दलित को दलित से जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है या फिर दलित की तरफ से उस भूमि को आबादी की भूमि में परिवर्तित कराना होता है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। दलितों से खरीदी गई जमीनों को पहले अपने भरोसे के दलित व्यक्ति के नाम पर खरीदा और उसके बाद उसी जमीन को 1996 में दान पत्र के जरिए अपने नाम करा ली। बिना रजिस्टर्ड दान अभिलेख के जमीन सीधे सीधे ट्रस्ट के नाम दर्ज हो गई। इस तरह ट्रस्ट को जमीन की प्रकृति भी नहीं बदलनी पड़ी और उसके बाद जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्री के लाखों के स्टाम्प भी नहीं देने पड़े। जिन दलितों की जमीन खरीदी गई उसी में से महादेव नाम के शख्स ने शिकायत की और आरोप लगाया। शिकायत के बाद इस साल अयोध्या के मौजूदा कमिश्नर ने जांच कमेटी बनाई। दिलचस्प ये है कि ट्रस्ट के खिलाफ लंबित जांच और मुकदमे में जो अधिकारी शामिल थे उन्हीं के रिश्तेदारों ने जमीनें खरीद ली। जब योगी सरकार तक जमीन घोटाले और नेताओं अधिकारियों की मिली भगत का पता चला तो जांच के आदेश दिए गए, लेकिन विपक्ष की मांग है कि जांच कोर्ट की देखरेख में हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच वो नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। विपक्ष हमलावर है और बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रियंका जी को ना अपना गिनोरा चेहरा शीशे में दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी घोटाले, भ्रष्टाचार, इसलिए उन्हें हर चीज में वो दिखता है। और दूसरा, उनको श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, ये पच नहीं रहा। प्रियंका जी, जांच शुरू है। प्रश्न जांच का नहीं है, दोषी बख्शे भी नहीं जाएंगे। लेकिन आप बताइए कि सरयू का पानी लाल किसने किया था? अयोध्या की गलियां लाल किसने की थी? और आपके तो पिताजी कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 रुपए पहुँचते हैं, 85 रुपए कहाँ जाते हैं? अब अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है, इस बार जमीन घोटाले को लेकर। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ेगा ये विवाद और बढ़ेगा। अयोध्या से बनवीर सिंह और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इधर पूर्वांचल में भले ही बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति लगा रखी हो, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। जाट और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। लेकिन यहां पर विशेष बात यह रही कि जयंत चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक साथ हवन किया। जयंत चौधरी राकेश टिकैत का साथ होना राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ा रहा है। चुनावी मौसम में हर तस्वीर के सियासी मायने होते हैं। मौका था चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती का, जहां किसान घाट पर हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले आरएलडी नेता जयंत चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत साथ में हवन करते नजर आए। जब टिकैत ने सियासी सवाल किया तो उन्होंने इसे महज एक संयोग बताया। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, हम तो चुनाव तो बहुत दूर है। लेकिन गाहे बगाए नेताओं के साथ आप हो ही लेते हैं। नहीं भाई, अगर एक बात बताओ, अगर अमन कुंड पे कोई बैठा है मिलेगा, बताओ कैसे हटाए थे उसको? अमन में होती तो सभी देन है। तो ये संयोग है? संयोग है, हमें तो पता भी है कि वे भी आ रहे क्या।
इसे संयोग कहें या सियासी प्रयोग, लेकिन यूपी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस तस्वीर के कई मायने हैं। टिकैत जी की कोई राजनीतिक उस तरह से भूमिका या कोई विचार उस तरह से नहीं है, कई बार उस बात को कह चुके हैं। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो कि जब सरकार तभी झुकी जब उन्हें वोट का डर सता रहा था, तो वोट से ही जो है जनता में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं सत्ता में, वो संभव हो पाएगा। इसलिए जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक अपनी ताकत को समझे और उसे मजबूत करें। पश्चिमी यूपी का ही वो गढ़ था जिसने किसान आंदोलन को नई ऊंचाइयां दी। मोदी सरकार को चुनाव से पहले तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। टिकैत भले ही खुद को सियासत से दूर रखने की बात कर रहे हों, लेकिन इशारों में वो पश्चिमी यूपी के किसानों को सियासी संदेश भी दे गए। देश में एक ही चीज पर तो काम चल रहा कि वोट कैसे मिलेगी, इसी पे ही काम चल रहा, सब इसी पे ही लग रहे, सारी सरकार इसी पे ही लग रही। अगर सरकार इतना ध्यान विकास पर दे लेती तो ये दिक्कत ही नहीं होती। गन्ने की समस्या उत्तर प्रदेश में लोग रेप और दिल्ली में के भुगतान हो गया, बस दिल्ली वाले कौन पूछ रहे भुगतान को। इलेक्शन यूपी पंजाब में बोर्ड लग रहे दिल्ली में। आज किसान दिवस के मौके पर ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ज्वाइंट रैली हुई, जिसमें अखिलेश शामिल नहीं हुए। पत्नी डिंपल और बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश यादव ने एहतियात के लिए रैली में न शामिल होने का फैसला किया। हालांकि अखिलेश की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आरएलडी जाट वोट बैंक को एक सूत्र में बांधकर अपने पक्ष में करना चाहती है। किसानों की नाराजगी भुनाने की भी पूरी कोशिश है। अगर ये फॉर्मूला सफल हुआ तो विपक्षियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पश्चिमी यूपी में अपने किले को बचाने के लिए बीजेपी ने कृषि कानून वापस लेने का कार्ड खेला, तो वहीं किसान आंदोलन के बाद यहाँ के जाटों को साधने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी। आज भी पीएम मोदी ने काशी से किसानों की जमकर तारीफ की और चौधरी चरण सिंह को याद किया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। पश्चिमी यूपी की सियासत में जातीय समीकरण के अलावा किसानों का मुद्दा राजनीति की दिशा तय करता रहा है। जातीय समीकरण तो हर पार्टी अपने हिसाब से यहाँ बिठा ही रही है, लेकिन किसान आंदोलन के बाद किसानों के वोट बैंक को मिली मजबूती पर हर पार्टी की भी नजर है। एक हवन कुंड यहाँ था और एक चुनावी हवन भी अभी होना है। अब इस हवन कुंड से क्या चुनावी हवन में कोई आहुति पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये आने वाले वक्त में शायद ज्यादा बेहतर साफ होगा। कैमरामैन पवन के साथ कुमार खुड़ा, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद अब बात उत्तराखंड की राजनीति की, जहां कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हरीश रावत रूठे हुए हैं। कुछ नेताओं, उत्तराखंड के नेताओं से और कुछ कांग्रेस के आलाकमान से, मगर चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत का रूठ जाना कांग्रेस की पेशानी पर बल ला देने वाला है। कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत समेत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। हरीश रावत ने बगावती ट्वीट बम फोड़ा तो दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मच गया। चुनाव सिर पर है और उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बगावती हो गया है। ऐसे में कल तक जो हरीश रावत पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सुलह करा रहे थे, आज दिल्ली उन्हीं हरीश रावत को मनाने में जुटी हुई है। आज तक को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हरीश रावत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सीएलपी लीडर प्रीतम सिंह को दिल्ली तलब किया गया है, जहां कल हरीश रावत राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हरीश रावत के ट्वीट से पैदा हुई सियासी परिस्थितियों में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की मोड में नजर आ रही है। पार्टी आलाकमान ने देवेंद्र यादव को पहले ही निर्देश दिए हैं कि वो हरीश रावत से बात कर शिकायत को दूर करें। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हरीश रावत सीटों के बंटवारे को लेकर खुश नहीं है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ उनकी अनबन की खबरें आ रही हैं।
वहीं सीएम के चेहरे को लेकर भी अभी कुछ तय नहीं हो रहा है। ऐसे में एक मंझे हुए राजनेता की तरह हरीश रावत हर सवाल के जवाब में मुस्कुराहट छोड़ रहे हैं, जो कांग्रेस की टेंशन को और बढ़ा रही है। तो क्या देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी और आपके बीच में उसे एक जंग के तौर पे देखा जाए? क्या कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? गाड़ी सर आपकी पोस्ट जो है वो बहुत कुछ कह रही है। क्या देवेंद्र यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं? जब दिन आएगा मैं बात करूंगा। सर, चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में आए इस सियासी भूचाल के लिए आला कमान ने कमर कस ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा कल रात हरीश रावत से फोन पर बात कर चुकी हैं। वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी हरीश रावत से बात कर चुके हैं। बगावती ट्वीट के बाद देवेंद्र यादव ने भी हरीश रावत को कई बार फोन किया। इधर कांग्रेस में बगावत हुई तो विरोधियों ने हमले तेज कर दिए। वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है, इसलिए वो बार बार हाईकमान से कह रहे हैं और उसमें जिस प्रकार की गुटबाजी है उत्तराखंड की जनता को भी दिख रहा है। चुनाव सिर पर है। पंजाब की दरार भरते भरते कांग्रेस के पसीने पहले ही छूट गए और अब उत्तराखंड से बगावती चिंगारी भड़की है। दिल्ली से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 16 राज्यों तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज ये 300 को पार कर गया। ओमिक्रॉन के इसी खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई और जहां पर स्थिति की समीक्षा की गई और आगे की तैयारियों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। ओमिक्रॉन वैक्सीनेशन को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। 316 मामले हो चुके हैं। ये बैठक इस समय भी चल रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की है। एक्सपर्ट्स वैज्ञानिक पहले ही ये बता चुके हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी आशंका हमारे देश में है और जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। हम यहां पर रुक रहे हैं बस कुछ देर के लिए। बुलेट रिपोर्टर पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। चित्रा के साथ देखिए बुलेट रिपोर्टर। आगे देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल।